नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध, जिसमें राजभाषा इस संघ की राजभाषा नीति, उसमें आपको संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 के बारे में बताएंगे। उसमें कौन कौन से अनुच्छेद राजभाषा संबंधी दिए गए हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 में आपको क्या प्रावधान है, इसके बारे में बताते हैं कि इसमें अनुच्छेद 120 दिया है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी और उसमें हमें क्या काम करना है। तो अनुच्छेद 120 के अनुसार उसका पहला पार्ट है कि भाग 17 में संघ की पूरी राजभाषा नीति बताई गई है, उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। तो भाग 17 के किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 जो है भाग 17 में ही है कि उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में जो भी कार्य किया जाएगा वह हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, अगर राज्यसभा का सभापति नहीं है, उनके रूप में कोई कार्य कर रहा है, या लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, उनके रूप में कोई कार्य कर रहा है, तो वह किसी भी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पा सकता है, उसे वह मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है, परमिशन दे सकता है, अनुमति दे सकता है। इसी में दूसरा बताया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा कि मानो जैसे उसमें ऊपर दिया हुआ है कि हिंदी में या अंग्रेजी में, तो इस तरह प्रभावी हुआ या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया है। ये तो अनुच्छेद 120 हुआ। इसके बाद भाग 6 आता है कि भाग 6 में अनुच्छेद 210 है। इसमें विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। पहला है कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधानमंडल के कार्य भी राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, तो राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। क्लियर है कि राजभाषा राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु यहाँ पे भी वही चीज़ दिया है कि यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो अपनी उपयोग जो दिया गया है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं या हिंदी में या अंग्रेजी में, इसमें किसी में भी वह अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता है, तो उसे उसकी अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। इसी में दूसरा जो 210 का दूसरा है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो इसमें भी वही है कि या अंग्रेजी में शब्दों का इसमें से लोप कर दिया गया। ये तो 15 वर्ष की बताया, 15 वर्ष की समाप्ति हुआ। परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 4 राज्य ऐसे भी हैं जिनके विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार होगा कि इसमें 15 वर्ष की जगह पे 25 वर्ष रख दिया गया है। और इसके अलावा 3 राज्य और हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। इनके विधानमंडलों के संबंध में यह है कि जो 15 वर्ष का
शब्द लिखा हुआ है वहाँ वो 40 वर्ष, यानी कि ये 40 वर्ष बाद वहाँ पे या अंग्रेजी का लोप हो जाएगा, वहाँ 25 वर्ष का हो गया और वैसे 15 वर्ष का। इसके बाद बात आती है भाग 17 की, जिसमें संघ की पूरी राजभाषा नीति दी गई है। तो इसमें सबसे पहला है 343। इसमें भाग 17 में आपको बता दें 343 से 351 तक के अनुच्छेद दिए हैं। तो पहला है 343 है संघ की राजभाषा। 343 एक क्या कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये देवनागरी लिपि वैज्ञानिक तरीके से है, इसमें जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए जो अंकों का स्वरूप क्या होगा? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी वाला नहीं, ये अंग्रेजी वाला जो आप लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप वह होगा। इसमें भी कहा गया है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के 15 वर्ष प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले से प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, फिर राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का भी प्राधिक कर सकेंगे। इस अनुच्छेद के किसी बात के होते हुए उक्त 15 वर्ष के अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए। ठीक है, 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग के गठन की बात की गई है, संसद की समिति के बारे में बात की गई है। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 8वीं सूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। उस समय जब ये संविधान बनाया गया था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं, हिंदी सहित 14 भाषाएं थी। ठीक है, इस समय वर्तमान में तो 22 भाषाएं हो गई हैं, मगर उस समय कितनी थी? उस समय 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो 14 भाषाएं थी। तो उनकी जो भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनके सदस्यों से बनेगा और जिनको कि ये राष्ट्रपति नियुक्त करें। आयोग क्या काम करेगा? आयोग का कर्तव्य होगा कि वो संघ के शासकीय प्रयोजनों में हिंदी का भाषा का अधिकाधिक प्रयोग के बारे में बताएगा। संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात करेगा। तो 348 के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बात बताएगा। फिर संघ के किसी एक या अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाली अंकों का रूप के बारे में बताएगा। संघ के राजभाषा या संघ और किसी दूसरे राज्य के बीच और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग निर्देश करेंगे और अन्य सिफारिश करेगा। ठीक है, ये करेंगे। फिर क्या करना है कि वो ये सिफारिश तो करेगा मगर किसके अधीन रहते हुए? वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। ये पॉइंट करने वाली चीज़ है कि जो आयोग अपनी सिफारिश देगा उसमें उसे ये जरूर देखना होगा कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए न्याय संगत दावों और हितों का वो ध्यान रखेगा। ठीक है, इसके लिए फिर एक समिति बनेगी। आयोग अपनी सिफारिश देगा तो उनकी जो समीक्षा करेगा, परीक्षण करेगा, उसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। आयोग 1955 में
बना था, राजभाषा आयोग 1955 बना। तो इसके लिए एक फिर समिति गठित की जाएगी जिसमें कौन कौन होंगे, 30 सदस्य बनेंगे, जिस 20 लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। इनका चुनाव कैसे होगा, लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा सदस्यों का चुनाव करेंगे और राज्यसभा के सदस्य मिलकर राज्यसभा का। और इनका जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या मतलब है कि इस तरह चुनाव होगा जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कि इन्हें जनता एक वोट का मतलब एक वोट नहीं है, एक मत का मतलब एक मत नहीं होगा। वह सांसद कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका कैलकुलेशन करके उस मत की मूल्य निकाला जाएगा, ठीक है, उसका वो मूल्य निकालेंगे। तो फिर उसके बाद एकल संक्रमणीय मत आता है। एकल संक्रमणीय मत क्या है कि जितने लोग खड़े होंगे चुनाव में, जितने लोग खड़े हो रहे हैं उतनी तालिकाएं बनेंगी और उनका नंबरिंग होगा। प्रथम क्या नाम है, प्रायोरिटी किसकी है, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, ऐसे करके। तो वो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है बिल्कुल यही सेम पद्धति से इसका भी होगा। समिति का कर्तव्य क्या होगा कि वह आयोग जो सिफारिश किया उसका परीक्षा करेगा और उसके राष्ट्रपति को अपनी राय देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 344। अब 345 में बात की गई राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं क्या होंगी, ठीक है। 346 में है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि क्या होगी, तो वह हिंदी होगी और या इंग्लिश होगी, ठीक है। फिर 347 में बात आ रही है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष ये है कि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का एक समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश करेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसे किसी ऐसे प्रयोजन के लिए विनिर्मित जो शासकीय मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। अब 348 आता है, जो आगे बात किया गया था ना कि अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए। तो 348 क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियमों में, विधेयकों और आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो उसमें कहा गया है कि ये भाषा जो जैसा कहा है ना, उच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी, तो इसमें अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी पाठ इसका प्राधिकृत पाठ कहा जाएगा, इसमें ये प्रावधान किया गया। 349 की बात कर रहा है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये 349 है। 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग किया है, रिप्रेजेंटेशन लोग देंगे तो वो किसी अपने उसमें दे सकते हैं जो उस राज्य में या संघ में प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी। फिर 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने के लिए संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक नागरिक प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसीलिए अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक स्कूल बने हुए हैं। फिर 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के बारे में कहा गया। फिर 351 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी के भाषा के विकास के लिए इसमें निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, प्रसार कैसे, उसका डेवलपमेंट करे, उसका विस्तार करे और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति क्या कंपोजिट कल्चर के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है कि उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो या वांछनीय हो तो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत से ही
भारत की जितनी भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही जन्म हुआ उनका। तो संस्कृत से गौणता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो ये हमने आपको आज बताया कि राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंध संविधान का भाग 5 बताया, जिसमें अनुच्छेद 120 है, भाग 6 210 अनुच्छेद है उसमें, और भाग 17 जिसमें 343 से 351 तक के अनुच्छेद हैं। इस संबंध में आपको यदि और कुछ जानकारी लेनी है तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वहाँ आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। धन्यवाद।